Okay. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक हमारा सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, दैट इज सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट के ऊपर एक बेसिक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये जो हमारा कोर्स होगा, इस कोर्स में हम इस तरह से लेके चलेंगे कि जिससे हमारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं, ठीक है, ऑल द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, सारे के सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हम समझ पाएं। साथ ही साथ हम यहाँ पे ऐसे करेंगे मैनेज की जिससे कि हमारा जो क्वेश्चंस का सेशन होता है, जिससे कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होते हैं वो भी हम अच्छे खासे यहाँ पे डिस्कस कर पाए। ये जो कोर्स होगा आपका सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के ऊपर, दिस कोर्स विल बी बेसिकली रिलेटेड टू, जिससे कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाए अबाउट द सॉइल बिहेवियर। ठीक है, किस तरह से आपका सॉइल अलग अलग लोडिंग कंडीशंस में, डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में बिहेव करता है। ठीक है, इसके बारे में आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग लग पाए। ठीक है, एक अच्छा खासा कोर्स आपका ये चलने वाला है। ठीक है, देखिए इस सेशन में ये जो हमारा कोर्स होगा, इसमें वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, गेट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जितने भी आपके न्यूमेरिकल अलग अलग वैरायटीज के जो पूछे जा सकते हैं, वो सब हम यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड बाय द एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट, बहुत बहुत सारी चीजें आपको जो है इस सब्जेक्ट के बारे में पता लग जाएंगी। ठीक है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपको डेवलप हो जाएगी अबाउट दिस सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए बेसिकली ये जो आपका फर्स्ट लेक्चर रहेगा, दिस इज अ इंट्रोडक्टरी क्लास। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपका ये जो कोर्स रहेगा, इस कोर्स के अंदर आप क्या क्या कंटेंट कवर करोगे, किस तरह से आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम इस सॉइल मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा इसका एक जनरल ओवरव्यू लेंगे कि भाई आपको, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग सिविल इंजीन, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग सॉइल मैकेनिक्स, अगर आप सॉइल मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, देन व्हाट इज द नीड ऑफ लर्निंग दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को पढ़ने की क्या रिक्वायरमेंट है, एज ए सिविल इंजीनियर आपको क्यों जरूरी है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग को पढ़ना। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इन दिस लेक्चर। ठीक है, लेट अस फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सब्जेक्ट। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन engineering. This is our subject, soil mechanics and foundation engineering. I assure you कि by the end of this subject आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट के बारे में बन जाएगी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एज अ सिविल इंजीनियर व्हाई वी आर रिक्वायर्ड टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत क्यों है हमें। देखिए सिविल इंजीनियरिंग में आपको पता होगा कि आपकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। सिविल इंजीनियरिंग में फर्दर डिफरेंट ब्रांच होती हैं, लाइक जैसे हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होता है, ठीक है, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होता है, ठीक है, हमारे पास हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग होता है। आप सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इन एवरी डिपार्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉइल बिहेवियर। आपको सॉइल बिहेवियर के बारे में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें अगर सपोज इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग एनी स्ट्रक्चर, आप कोई भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, सपोज आप कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, सपोज इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग एनी फ्लाईओवर, ठीक है, आप कोई भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या जैसे हमारे घर बनते हैं, आप लोगों के घर बनते हैं, ठीक है, एक सिंपल सी चीज है कि सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है वो आपका सॉइल के ऊपर रेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ऑल दोज स्ट्रक्चर विल बी रेस्टिंग ओवर द सॉइल ओनली। ठीक है, जितना अगर जो हमारे स्ट्रक्चर के नीचे जो सॉइल प्रेजेंट है, उस सॉइल के बिहेवियर के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। उस सॉइल की प्रॉपर्टीज पता होना, ठीक है, उस सॉइल में कितना डिफॉर्मेशन होगा अगर हम उसके ऊपर लोड अप्लाई करें तो, किस रेट से डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे बिहेवियर अंडर डिफरेंट लोड वो सॉइल कैसे बिहेव करेगी, ये सारी की सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए अगर हम अपने स्ट्रक्चर को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। ठीक है, उसकी एक अच्छी ड्यूरेबिलिटी अगर हम चाहते हैं, क्योंकि अगर सिंपल है, अगर देखिए स्ट्रक्चर सॉइल के ऊपर रेस्ट कर रहा है, अगर सॉइल के बिहेवियर के बारे में हमें नहीं पता होगा, सो हमारा स्ट्रक्चर जो है अच्छे से नहीं रह पाएगा। ठीक है, उसकी जो लाइफ होगी वो अच्छी नहीं रहेगी। अगर स्ट्रक्चर की लाइफ अच्छी नहीं रही, सो इट विल कॉज द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। वो क्या करेगा, आपको फाइनेंशियली भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, साथ ही साथ वहां पे आपको लाइफ के लॉस भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक, एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर यू मस्ट नो द बिहेवियर ऑफ सॉइल अंडर डिफरेंट लोड कंडीशंस।
अगर हम यहाँ पे बात करें कि सपोज इफ यू आर वर्किंग इन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई आपका डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। अगर सपोज आप कोई हाईवे इंजीनियर या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर आप वर्क कर रहे हो, इन दैट केस यू आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एनी रोड, उसमें आपको कोई रोड कंस्ट्रक्ट करनी है या फिर सपोज कोई आपको हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है। सिंपल है कि हमारा हाईवे भी किसके ऊपर रेस्ट करेगा, एक सॉइल के ऊपर ही रेस्ट करेगा। अगर सॉइल की प्रॉपर्टीज आपको पता है, उसके बारे में आपको जानकारी है, सो हाईवे जो है उसका लाइफ क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है। व्हीकल कैन मूव स्मूथली ओवर दैट हाईवे, ठीक है। अगर उसके बारे में, सॉइल के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज हमें नहीं पता है, सो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जो हाईवे हमने सॉइल के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया है, उस हाईवे के अंदर होल्स डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। इट विल लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ होल्स इनसाइड दैट हाईवे। पोर्ट होल, जिसको मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के होल्स होते हैं जो हाईवे के अंदर डेवलप करते हैं, जिसमें से एक पोर्ट होल भी होता है। वो तो जब आप हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ते होगे वहां पे आपको समझ में आएगा। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द डेवलपमेंट ऑफ होल्स इनसाइड द हाईवे, हमें सॉइल को पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें, अगर हम किसी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में वर्क कर रहे हैं, सपोज वी आर कंस्ट्रक्टिंग एनी डैम, आप कोई डैम बना रहे हैं या फिर कोई भी आप क्या कर रहे हैं, कोई भी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि देखिए, उस स्ट्रक्चर की, सपोज जैसे कि आपने कोई डैम कंस्ट्रक्ट किया, नाउ देयर इज अ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वाटर कैन फ्लो थ्रू दैट मटेरियल। जैसे कि आप अगर बात करें, सपोज आपने कोई डैम बनाया है, मिट्टी से आपने वो डैम बनाया है, ठीक है। अगर आप मिट्टी से डैम बना रहे हो, सो देयर इज अ प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से जो आपके फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड में यहाँ पे बेसिकली हम वाटर की बात करेंगे, वाटर कैन फ्लो थ्रू दैट सॉइल मास, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से वाटर जो है सॉइल मास के अंदर से फ्लो कर सकता है। नाउ ऐसा क्या हो रहा है सॉइल के अंदर जिसकी वजह से वाटर उस सॉइल के अंदर से पास कर जा रहा है, उसके अंदर से फ्लो कर जा रहा है। अगर वाटर सॉइल के अंदर से पास कर रहा है तो वो किस रेट से पास कर रहा है, उसके बारे में हमें रेट का पता होना चाहिए कि भाई किस रेट से वो उसके अंदर से पास करेगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में वाटर इज एबल टू पास थ्रू दैट सॉइल, कितनी अमाउंट में वाटर सॉइल के अंदर से पास कर रहा है, ये सारी जानकारी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज अगर वाटर एक एक्सेसिव अमाउंट में सॉइल के अंदर से पास करेगा, सो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो डैम है या कोई जो भी आपने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाया है, दैट स्ट्रक्चर में फॉल, ठीक। सो आपने देखा होगा, यहां से आपको आइडिया लगा होगा कि एज अ सिविल इंजीनियर आप किसी भी डिपार्टमेंट में वर्क करें, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आप वर्क कर रहे हैं, आप किसी हाईवे इंजीनियरिंग में वर्क कर रहे हैं, या फिर हम किसी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में वर्क कर रहे हैं, इन एवरी केस वी आर रिक्वायर्ड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे हम कह सकते हैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में कि एंटायर सिविल इंजीनियरिंग इज रेस्टिंग ओवर द सॉइल, बेटर इज द लाइफ ऑफ सॉइल, बेटर विल बी द लाइफ ऑफ अवर स्ट्रक्चर दैट वी आर कंस्ट्रक्टिंग इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक। तो ये आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। नाउ ये तो जैसे मैंने थोड़ा सा इसके बारे में प्रैक्टिकल जानकारी दी कि भाई प्रैक्टिकली इसमें क्या यूज, क्यों पढ़ना है हमें सॉइल मैकेनिक्स। अब थोड़ा सा एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बताता हूँ कि गेट में लगभग किस किस तरह से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने कितने मार्क्स के इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए गेट एग्जाम के बारे में आप सबको आइडिया होगा, गेट जो है हमारा लगभग 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। इस 100 में से 30 मार्क्स जो होते हैं लगभग हमारे मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड पोर्शन में चले जाते हैं, ठीक है। 70 मार्क्स का जो आपके पास टेक्निकल होता है, 70 मार्क्स जो हमारे पास टेक्निकल पोर्शन होता है, आउट ऑफ दिस 70 मार्क्स, इस 70 मार्क्स में से लगभग आप 14 to 16 मार्क्स तक के क्वेश्चंस, 14 to 16 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हो। 14 to 16 मार्क्स तक के क्वेश्चन हम इस सब्जेक्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो 70 टेक्निकल में से 14 to 16 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से हमारे पूछे जा रहे हैं, तो इससे एक आइडिया लगा होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मान लो कि विदाउट स्टडिंग सॉइल मैकेनिक्स, अगर आप सॉइल मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं और उसके बिना आप गेट एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, तो आप एक अच्छी रैंक को लाने के बारे में नहीं सोच सकते, ठीक है। for securing a good rank in GATE exam, you are required to understand this subject very carefully, ठीक है। इससे आइडिया लग सकता है कि 70 में से लगभग 15 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्पज ऑल्सो एंड फ्रॉम द प्रैक्टिकल पर्पज ऑल्सो, ठीक है। एज ए सिविल इंजीनियर आपको प्रैक्टिकली भी सॉइल के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एंड टू क्वालिफाई टू सिक्योर अ वेरी गुड रैंक इन द गेट एग्जाम, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सब्जेक्ट को सीखना बहुत जरूरी है एग्जाम, गेट एग्जाम में एक अच्छी रैंक निकालने के लिए भी। सो ये जस्ट एक ओवरव्यू दिया है कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकली जानकारी ली है, थोड़ा सा हमने इसके बारे में एग्जामिनेशन पर्पज से भी देखा है। नाउ अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इस सब्जेक्ट के कंटेंट के बारे में
कि भाई क्या क्या इसमें आपका कंटेंट रहेगा, क्या क्या चीजें आप यहाँ पे कवर करोगे। देखिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट इसमें जो टॉपिक आप डिस्कस करोगे दैट टॉपिक विल बी व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। फर्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इस चैप्टर में इससे ये एक आपका बेस तैयार करता है पूरा। ये जो चैप्टर होता है आपका पूरा सॉइल मैकेनिक्स को सीखने के लिए एक बेस तैयार करेगा। आने वाले आपके जितने भी टॉपिक हमें इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करने हैं, एवरी टॉपिक, हर एक टॉपिक बेस्ड होगा किसके ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर। जो भी इस चैप्टर में आप अलग अलग प्रॉपर्टीज सीखोगे वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपके आने वाले हर एक चैप्टर में यूज होंगी, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए इसमें क्या होता है, सॉइल के पास अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज होती है जो यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है। लाइक आपका वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, ठीक है, वाटर कंटेंट, रिलेटिव डेंसिटी, कंसिस्टेंसी, एक्टिविटी, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है सॉइल की, ठीक है। उन सारी प्रॉपर्टीज को हमें सीखना है, ठीक है। अगर वो प्रॉपर्टीज हमें पता है सॉइल की, उन प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हमें जानकारी है, सो ओनली देन वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी स्ट्रक्चर ओवर द सॉइल। देखिए ऐसा नहीं होता कि आप हर एक सॉइल के ऊपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हो। हर एक सॉइल के ऊपर हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट नहीं करते। सॉइल, किसी भी सॉइल को चूज करने से पहले कि भाई हम इस सॉइल के ऊपर स्ट्रक्चर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, हमें उस सॉइल की अलग अलग प्रॉपर्टीज को देखना पड़ता है, ठीक है। अलग अलग प्रॉपर्टीज की जानकारी लेनी पड़ती है। अगर वो प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होंगी, ओनली देन यू कैन डिसाइड कि हम उस पर्टिकुलर सॉइल के ऊपर स्ट्रक्चर बनाएं या ना बनाएं, ठीक है। कोई सॉइल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के लिए सुटेबल है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा किस पे, उस सॉइल की प्रॉपर्टीज के ऊपर। उसकी प्रॉपर्टीज को हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम सॉइल की डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। आने वाले जितने टॉपिक होंगे आपके सब इस चैप्टर के जो डिस्कशन होंगे उस पे बेस्ड होंगे, ठीक। तो ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका। इस चैप्टर से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन भी पूछा जाना है, ठीक है। अगर आप एग्जाम की बात करें तो डेफिनेटली यू विल गेट अ प्रॉब्लम ऑन दिस चैप्टर, ठीक। सो अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें जो आपको डिस्कस करना है, द नेक्स्ट टॉपिक विल बी व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो होगा दैट विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में देखिए क्या होता है, यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, जो सॉइल होती है हमारे पास, सॉइल एक बेसिकली, सपोज आपके पास एक कोई सॉइल का मिक्सचर है, ठीक है। सपोज आपके पास कोई एक सॉइल का मिक्सचर है, ठीक है। अब उस मिक्सचर के अंदर आपकी डिफरेंट डिफरेंट तरह की सॉइल्स प्रेजेंट है। डिफरेंट तरह की सॉइल प्रेजेंट बोलने का मतलब क्या है, उसके अंदर आपका सैंड भी प्रेजेंट है, क्ले भी प्रेजेंट है, या फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर क्ले एंड सिल्ट मिक्स हो, या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर सिल्ट एंड सैंड मिक्स हो। सो वो जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर को आप क्या नाम दोगे, क्या उस मिक्सचर को आप बोलोगे। यानी कि यहाँ पे आपको एक तरह से नोमेनक्लेचर की बात करनी है कि जो सॉइल का मिक्सचर आपके पास है उस मिक्सचर को आप क्या नाम से बुलाओगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे अगर सपोज आप कोई भी स्ट्रक्चर अगर कंस्ट्रक्ट करोगे एंड इफ यू आर यूजिंग द सॉइल्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट स्ट्रक्चर, अगर सपोज आप उस स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन में अगर सॉइल यूज कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सी सॉइल यूज कर रहा हूं। अगर सपोज वो मिक्सचर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस मिक्सचर को मैं एक्चुअली क्या कहकर बुलाऊंगा, ठीक है। सो दैट चैप्टर विल बी बेसिकली रिलेटेड विद द नोमेनक्लेचर ऑफ सॉइल्स मिक्सचर। डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पास सॉइल के मिक्सचर होंगे उस मिक्सचर को आप क्या बोलोगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बात करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स की। इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नोमेनक्लेचर एक्चुअली, कि क्या नाम हमने उस सॉइल के मिक्सचर को देना है, ठीक। नाउ अब यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड चैप्टर आएगा, देखिए यहाँ पे थर्ड चैप्टर एंड फिफ्थ चैप्टर को मैं एक साथ थोड़ा सा बताता हूं इनके बारे में। थर्ड चैप्टर आपके पास रहेगा क्या, इफेक्टिव स्ट्रेसेस, इफेक्टिव स्ट्रेस। एंड हमारे पास जो फिफ्थ चैप्टर रहेगा दैट विल बी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल्स। अब देखिए क्या होगा इसमें, ये जो थर्ड चैप्टर है एंड फिफ्थ चैप्टर है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। बोथ दीज चैप्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे, देखो इन दोनों चैप्टर में आपको जो बात करनी है वो बात करनी है कि सॉइल के ऊपर कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक। इन द थर्ड चैप्टर एंड द फिफ्थ चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस,
कि जो मान लो कि जैसे ये हमारे पास सपोज ग्राउंड लेवल है, दिस इज अवर ग्राउंड लेवल, ठीक है, ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल से नीचे आपकी ये ग्राउंड लेवल है आपके पास, ठीक। इस ग्राउंड लेवल से नीचे आपने किसी एक पर्टिकुलर एच डेप्थ पे एक सेक्शन कंसिडर किया है, दैट इज एक्स एक्स सेक्शन, ठीक। इस ग्राउंड लेवल से नीचे हमने एक एच डेप्थ पे एक सेक्शन कंसिडर करा है एंड दैट सेक्शन इज व्हाट, एक्स एक्स सेक्शन। नाउ अब यहां पर क्या होगा, इसमें हमें बात क्या करनी है, इन दोनों चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5 में हमें बात करनी है कि ये जो सेक्शन आपने किसी भी पर्टिकुलर हाइट पे कंसीडर करा है ग्राउंड लेवल से नीचे, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे कितने स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द स्ट्रेस डेवलप्ड एट दिस सेक्शन xx, ठीक है, व्हिच वी हैव कंसीडरिंग एट एनी डेप्थ h बिलो द ग्राउंड लेवल। नाउ अब ये, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि भाई हमारे सॉइल के ऊपर ये देखो, अब ये जो स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, अगर ये स्ट्रेस आपकी बेसिकली सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी से कम होने चाहिए, दीज स्ट्रेसेस जो यहाँ पे डेवलप होंगे एट एनी सेक्शन xx, ये उस सॉइल की स्ट्रेंथ से कम होने चाहिए, ठीक। वो हम आगे बात करेंगे बेसिक्स में, जब यहाँ पे पूरा डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट एक आइडिया दिया जा रहा है कि इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रेसेस डेवलप्ड ओवर दिस सेक्शन xx। नाउ अब देखो क्या होता है, इस xx सेक्शन के ऊपर जो आपका स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेस दो तरह से डेवलप होता है, बेसिकली दो रीजन होंगे यहाँ पे इस सेक्शन के ऊपर स्ट्रेस डेवलप होने के कारण, ठीक। देखो पहला क्या होगा, अब जैसे यहाँ पे सपोज ये जैसे इस वाले पोर्शन में आपकी क्या प्रेजेंट रहेगी, इस वाले पोर्शन में हमारे पास सॉइल प्रेजेंट रहेगी, इन दिस पोर्शन सॉइल प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो सॉइल इस पोर्शन में प्रेजेंट है, वो सॉइल अपने खुद के वेट के वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ वेट, ये सॉइल इस एक्स सेक्शन के ऊपर स्ट्रेसेस डेवलप करवाएगी, ठीक है। सो ये इस एक्स एक्स सेक्शन के ऊपर सॉइल के सेल्फ वेट के वजह से कितने स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, वो हम कहां पर सीखते हैं, वी विल लर्न दिस थिंग इन द चैप्टर अफेक्टिव स्ट्रेस, वो हमें पता लगेगा अफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर के अंदर। सो कितना स्ट्रेस सॉइल के ऊपर डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ वेट, वो हम पढ़ेंगे कि इसमें अफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर के अंदर। नाउ दूसरा केस यहां पर क्या होता है कि जैसे सपोज इस ग्राउंड लेवल के ऊपर मैंने कोई एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रखा है, ठीक है, ये हमने यहां पर कोई एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, दिस इज एनी स्ट्रक्चर विच वी हैव कंस्ट्रक्टेड ओवर द ग्राउंड लेवल, ठीक। यहां पर देखो जैसे यहां पे तो क्या था, हमारा सॉइल प्रेजेंट था, ठीक। अब यहां पे हमने इस ग्राउंड लेवल से ऊपर यहां पे कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया है। अब होगा क्या, इस स्ट्रक्चर के वजह से भी, ये जो स्ट्रक्चर यहां पे आपने कंस्ट्रक्ट किया है, इस स्ट्रक्चर की वजह से भी इस एक्स एक्स सेक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रेस डेवलप होगा। सो इस स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन की वजह से इस एक्स एक्स सेक्शन के ऊपर कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ है, वो हम कहां पर डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल, दैट इज चैप्टर नंबर 5 में हम वो डिस्कस करेंगे। सो दोनों तरह से आपको समझ में आया कि इस एक्स एक्स सेक्शन पे किस तरह से स्ट्रेस डेवलप होता है, खुद के वेट के वजह से कितने स्ट्रेस डेवलप होंगे, वो हमें यहां पर सीखना है। अगर मान लो कि मैंने यहां पे जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर का एग्जांपल लेकर दिया है, या सपोज किसी भी वजह से हम कोई यहां पर एक एक्स्ट्रा लोडिंग अगर अप्लाई करवा रहे हैं, तो उस एक्स्ट्रा लोडिंग की वजह से जो इस सेक्शन के ऊपर स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, वो हम कहां पर सीखेंगे, वो हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 5 में, दैट इज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल। नाउ अब यहां पे जो हमारे पास फोर्थ चैप्टर आएगा, दैट फोर्थ चैप्टर विल बी परमेबिलिटी एंड सीपेज, ठीक। फोर्थ चैप्टर क्या होगा, परमेबिलिटी एंड सीपेज। देखिए क्या होता है इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर आपका किससे रिलेटेड रहेगा कि सपोज हम किसी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग वर्क में काम कर रहे हैं, वी आर कंस्ट्रक्टिंग एनी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, हम कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लाइक जैसे कोई भी स्टोरेज पॉन्ड आपने बनाया, या फिर आप कोई भी डैम बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो क्या होता है कि जैसे हमारे सॉइल के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसके हेल्प से वाटर या फिर फ्लूइड उस सॉइल के अंदर से पास करने लगते हैं, उसके अंदर से फ्लो करने लगते हैं। नाउ ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है सॉइल के पास जिसकी वजह से वो फ्लूइड्स को अपने अंदर से पास होने देती है, ठीक है। अगर पास हो रहे हैं फ्लूइड, तो वो किस वेलोसिटी से पास हो रहे हैं। नेक्स्ट बात, अगर वेलोसिटी जैसे यहाँ पे हमें पता लग गई कि किस वेलोसिटी से पास हो रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ ये भी हमें पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी में फ्लूइड उस सॉइल के अंदर से पास कर रहे हैं। तो तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए कि भाई क्या प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से फ्लूइड सॉइल के अंदर से पास हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, किस रेट से पास हो रहे हैं, क्या वेलोसिटी है उनकी। तीसरी बात कि कितनी क्वांटिटी फ्लूइड्स की सॉइल के अंदर से पास हो रही है। ये तीनों चीजें आपको पता लगेंगी किसमें,
इस चैप्टर के अंदर जो अब जब हम पढ़ेंगे परमेबिलिटी एंड सीपेज। नाउ देखो जो टोटल क्वांटिटी फ्लूइड की सॉइल के अंदर से पास हो रही है, अगर वो एक एक्सेसिव अमाउंट में होगा, ठीक है, सो दैट मे कॉज द फेलियर ऑफ अवर स्ट्रक्चर। उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे स्ट्रक्चर का फेलियर हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए। सो ये सारी चीजों के जो हमें आइडिया लगेगा वो कहां से लगेगा, जब हम इस चैप्टर परमेबिलिटी एंड सीपेज को पढ़ेंगे। सो ये आपने 5 चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करें। अब देखिए यहाँ पे जो 6th चैप्टर रहेगा, जो यहाँ पे हम डिस्कस करना है वो होगा क्या, कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल्स, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल्स। नाउ अगर हम बात करें कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल्स में, देखिए कॉम्पैक्शन के बारे में आपको आइडिया होगा थोड़ा सा। जैसे अगर सपोज हम कोई भी यहाँ पे, तो जैसे हम सॉइल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, बट सॉइल से अलग भी अगर आप सपोज कोई एक कंक्रीट का कॉलम बना रहे हो, या आपने कोई बीम बनाई, ठीक है, या आप कोई भी स्लैब डाल रहे हो, ठीक है, हर एक चीज में जैसे आप कोई कॉलम बना रहे हो कंक्रीट से, या फिर आपने स्लैब बनाई या कोई बीम बनाई, वहां पर भी क्या होगा, आपको कंक्रीट का कॉम्पैक्शन करना पड़ता है, ठीक है, कंक्रीट का कॉम्पैक्शन करना पड़ता है। इन द सिमिलर वे सॉइल के ऊपर भी हमें कॉम्पैक्शन करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे कंक्रीट का एग्जांपल लेकर दिया है, बट अगर मान लो सॉइल से आप कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो वहां पे सॉइल का भी हमें कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा। अब होगा क्या, कॉम्पैक्शन से सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज सॉइल की इंप्रूव हो जाती है, ठीक है, लाइक उसकी डेंसनेस इंक्रीज हो जाती है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कॉम्पैक्शन क्या होता है, कैसे करा जाता है, वो तो जब इसको डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए बताया है कि जैसे कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम कंस्ट्रक्ट करें, कंक्रीट से कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या फिर हम सॉइल से कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, इन एवरी स्ट्रक्चर, इन एवरी केस वी हैव टू डू द कॉम्पैक्शन ओवर द सॉइल। कॉम्पैक्शन करने से सॉइल की सारी प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती हैं, उसकी शियर स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाती है, ठीक है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, उसमें डेंसनेस उसकी बढ़ जाती है, लोड ट्रांसफर जो होता है वो भी एक अच्छे से होता है, ठीक है। सो क्या होगा, कॉम्पैक्शन कैसे करा जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू दिया है अभी कि कॉम्पैक्शन में क्या करना है हमें, ठीक। नाउ यहां पे आपके पास नेक्स्ट आएगा क्या, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7, दैट विल बी व्हाट, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन एंड सेटलमेंट्स। ये आपको नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, कंसोलिडेशन एंड सेटलमेंट्स। अब देखो, जैसे स्ट्रेस हमें सॉइल के ऊपर किसी भी सेक्शन पे कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा था, वो यहाँ पे आपने सीख लिया चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 3 में। किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे जो भी स्ट्रेस डेवलप होगा वो यहाँ से हमें आइडिया लग चुका है। नाउ इस चैप्टर के अंदर हमें जो पता करना है कंसोलिडेशन में, कि ये जो आपका सॉइल के ऊपर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है खुद के वेट के वजह से, या फिर ये जो आपने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लोडिंग लगाई है, इस स्ट्रेस के वजह से सॉइल के अंदर कितना डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। डिफॉर्मेशन बोलने का मतलब क्या है कि सॉइल में कितना सेटलमेंट होगा, वो यहाँ पे हमें सीखना है, ठीक। सेटलमेंट के बारे में पता करना है कि कितना हमारी सॉइल डिफॉर्म हो रही है या फिर सेटल कर रही है। नाउ किस रेट से सॉइल के अंदर सेटलमेंट हो रहा है वो भी हमें यहाँ पे पता लगेगा इस चैप्टर के अंदर। अब बात ये आती है कि सॉइल के अंदर जो सेटलमेंट हो रहा है, दैट सेटलमेंट शुड बी विद इन द परमिसिबल लिमिट्स। यहाँ पे आपने स्ट्रेस कैलकुलेट करना सीखा। नाउ यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर इन स्ट्रेसेस की वजह से हमें उस सॉइल के अंदर सेटलमेंट्स पता करने हैं, एंड दो सेटलमेंट शुड बी विद इन द परमिसिबल लिमिट। अगर उस परमिसिबल लिमिट को सेटलमेंट एक्सीड करेंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी जो स्ट्रक्चर है वो फेल कर जाएगा। सो यहाँ पे आपको डिस्कस करना है कंसोलिडेशन एंड सेटलमेंट। कंसोलिडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन को भी समझेंगे क्या होता है, क्यों होता है कंसोलिडेशन, एंड सेटलमेंट के बारे में भी देखेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 8th चैप्टर जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट विल बी शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल्स, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल्स। शियर स्ट्रेंथ के बारे में हमें बात करनी है। देखिए सॉइल के अंदर दो तरह से फेलियर हो सकता है, सॉइल जो है दो तरह से फेल कर सकती है। पहली पॉसिबिलिटी तो क्या है कि सपोज हमारे पास ये कोई कॉलम हमने कंस्ट्रक्ट कर रखा है, दिस इज एनी कॉलम वी हैव कंस्ट्रक्टेड, ठीक। इस कॉलम का सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है। दिस कॉलम में सेटल, क्यों सेटल करेगा ये कॉलम, क्योंकि इस कॉलम के नीचे जो सॉइल प्रेजेंट थी आपकी, वो सॉइल सेटल कर गई, ठीक, इस तरह से सेटल कर गई। ये सेक्शन पहले जो यहां पर था, अब वो कहां पर चला गया, एक्स डैश, इस पोजीशन पे आ चुका, ठीक। सो ये सॉइल यहाँ पे क्या हुई है, सेटल हुई है। कितना सेटलमेंट हुआ, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, सपोज 10 mm हुआ है। अगर ये एक एक्सेसिव वैल्यू देखने को मिलेगी, सो ये कॉलम फेल कर सकता है। इस तरह से सॉइल क्या, ये इस तरह से क्या हो सकता है, हमारा स्ट्रक्चर फेल कर सकता है। नाउ
दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां पर शेयर फेलियर भी हमें देखने को मिल सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ शेयर फेलियर आल्सो। शेयर फेलियर हमें पता है क्या होता है। शेयर फेलियर, शेयर फेलियर का मतलब आप सब जैसे शेयर फेलियर का मतलब होता है कि एक सरफेस दूसरे सरफेस के अलोंग क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, दैट इज शेयर फेलियर। ठीक, शेयर का मतलब क्या होता है कि एक सरफेस दूसरे सरफेस के अलोंग क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, या फिर उसी को बोलते हैं शेयर कर रहा है। इस तरह से भी सॉइल का फेलियर हो सकता है। जैसे आपके पास ये कोई एक सॉइल है यहां पर, ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस सॉइल में इस तरह से ये वाला जो इसका पार्ट है, इस पार्ट के अलोंग इस तरह से स्लाइड होकर नीचे आ जाए। ठीक, ये क्या है बेसिकली, ये शेयर फेलियर ही तो है। इस तरह से ये वाला जो पोर्शन था वो सॉइल का नीचे इस तरह से स्लाइड कर कर नीचे आ रहा है, सो दैट इज शेयर फेलियर। तो सॉइल शेयर में भी फेल हो सकती है। नाउ तो यहाँ पे हमें सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि भाई क्या सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ है। ठीक है, कैसे उसको हम कैलकुलेट करते हैं, शेयर स्ट्रेंथ को कैसे पता करते हैं सॉइल की। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज दी जो यहाँ पर हमें सीखना है इस चैप्टर के अंदर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक, अब यहाँ पे हमें जो 9th टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना है, 9th टॉपिक वी विल डिस्कस। 9th क्या होगा हमारे पास, अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल्स। अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल, ठीक, ये हमें डिस्कस करना है। देखो रिटेनिंग वॉल के बारे में हमें थोड़ा आइडिया होगा कि जैसे आप सपोज कोई भी बेसमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या अलग अलग जगह पे हमें क्या करना पड़ता है, रिटेनिंग वॉल्स प्रोवाइड करानी पड़ती है। फ्लाईओवर के साइड में भी रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करवाई जाती है। वो जो रिटेनिंग वॉल होगी, रिटेनिंग वॉल का मतलब होता है कि कोई भी वॉल जो किसी मटेरियल को रिटेन कर रही है, यानी कि किसी मटेरियल को रोक के रखी हुई है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिटेनिंग वॉल। अब जैसे रिटेनिंग वॉल यहां पर हमने जो बात करना है, यहां पे हमें बात करनी है कि रिटेनिंग वॉल एक सॉइल को रिटेन करके रख रही है। ठीक है, जैसे सपोज आपने कोई भी रिटेनिंग वॉल बना रखी है, ठीक है, एंड इस रिटेनिंग वॉल ने इधर एक साइड में सॉइल को रिटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल, और रिटेनिंग वॉल के साइड में कौन है, सॉइल प्रेजेंट है। अब ये सॉइल जो होगा, ये सॉइल इस रिटेनिंग वॉल के ऊपर एक प्रेशर डेवलप करवाता है। दिस सॉइल विल डेवलप अ प्रेशर ओवर दिस रिटेनिंग वॉल। नाउ कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रेशर्स होते हैं, एक्टिव प्रेशर होगा, पैसिव प्रेशर होगा, रेस्ट, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट होगा। ठीक है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, कि भाई जो रिटेनिंग वॉल हमने कंस्ट्रक्ट करी है, उस रिटेनिंग वॉल के ऊपर सॉइल के वजह से कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है। अगर ये प्रेशर हमें पता होगा, इसी बेसिस पे हम इस रिटेनिंग वॉल की डिजाइनिंग कर पाएंगे कि कितना इसके अंदर रेनफोर्समेंट देना है, क्या इसकी विड्थ होनी है, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर पाएंगे, डिजाइन कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रेशर। अगर ये अर्थ प्रेशर, ये जो सॉइल इसके ऊपर जो प्रेशर डेवलप करवा रही है, अगर उसकी वैल्यू हमें पता है, आफ्टर दैट ओनली वी विल बी एबल टू डिजाइन दिस रिटेनिंग वॉल। ठीक, सो ये आपको 9th टॉपिक में डिस्कस करना है। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अवर 10th टॉपिक विल बी, जो 10th टॉपिक आपके पास होगा, दैट विल बी व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप का मतलब क्या है, जैसे हमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे स्लोप प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं। जैसे अगर आप बात करें किसी हाईवे इंजीनियरिंग में, हाईवेज में भी हम रोड पे क्या करते हैं, स्लोप प्रोवाइड करवाते हैं। आपको थोड़ा आइडिया होगा, जैसे हम ग्रेडियंट या फिर कैम्बर जो प्रोवाइड करते हैं, या सुपर एलिवेशन जो होता है, वो बेसिकली स्लोप ही तो होता है। ठीक है, अब वो स्लोप जो हम बना रहे हैं, दैट स्लोप शुड बी स्टेबल। ठीक, स्लोप जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेकर दिया है कि हाईवेज में आप स्लोप प्रोवाइड करते हो, इसी तरह से अलग अलग लोकेशंस पे काफी ऐसे फील्ड होते हैं जहां पे आपको स्लोप प्रोवाइड कराना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ सॉइल। सॉइल की हेल्प से हम स्लोप प्रोवाइड करवाते हैं। नाउ दैट स्लोप में फेल। अब वो जो स्लोप है, वो स्लोप क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। ठीक, फेल हो सकता है, अलग अलग रीजन की वजह से फेल हो सकता है। इस तरह से लाइक ये स्लोप, जैसे ये आपके पास स्लोप है, ये स्लोप आपका स्लाइड भी कर सकता है। दिस स्लोप में फेल इन द स्लाइडिंग ऑल्सो। ठीक, सो इस स्लोप को हम किस तरह से स्टेबल बनाएं, क्या हमें इस स्लोप, ये जो मैक्सिमम यहाँ पे एक तरह से जो ये एंगल है, क्या हम इस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं कि जिससे कि हमारा स्लोप स्टेबल रहे। ठीक है, साथ ही साथ इस स्लोप के बारे में आपको इसकी हाइट क्या रख सकते हैं, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस स्लोप। ये सारी चीजें हमें आइडिया लगेगा पढ़ने के बाद, जब हम इस चैप्टर स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप को पढ़ेंगे।
इससे आपको और भी बहुत सारी चीजों के बारे में प्रैक्टिकल आइडिया लगेगा। लाइक जैसे कि अगर आप बात करें कि मॉनसून सीजन में मैक्सिमम लैंडस्लाइडिंग क्यों होती है, ठीक है, वो चीज भी हमें पता लगेगी कहां से, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग कि मॉनसून सीजन में लैंडस्लाइडिंग मैक्सिमम क्यों देखने को मिलती है। ठीक, वो भी जो लॉजिक है क्यों मैक्सिमम लैंडस्लाइडिंग मॉनसून में ही होती है, वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉइल मैकेनिक्स। क्या क्या कंटेंट कवर करना है, क्या एक ओवरव्यू दिया गया है आपको इसके बारे में। नाउ अब इसमें हमारा जो दूसरा पार्ट आता है, दैट सेकंड पार्ट इज व्हाट, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। देखिए ये जो दो पार्टेड में डिवाइडेड है बेसिकली जो हमारा सिलेबस रहेगा। एक होता है हमारा सॉइल मैकेनिक्स एंड सेकंड रहेगा क्या, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। सॉइल मैकेनिक्स का कंटेंट हमने देख लिया है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग की। देखो क्या होता है फाउंडेशन, बेसिकली हम जानते हैं फाउंडेशन इज द पार्ट ऑफ सबस्ट्रक्चर। सबस्ट्रक्चर का मतलब कि स्ट्रक्चर का वो पार्ट जो हमने ग्राउंड से नीचे बना रखा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रक्चर। अब देखो क्या होगा, फाउंडेशन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, उतना ही ज्यादा स्ट्रक्चर की लाइफ अच्छी रहती है। ठीक, अब फाउंडेशन का काम क्या होता है, फाउंडेशन का जो पर्पस होता है, द पर्पस ऑफ फाउंडेशन इज कि ये आपका जैसे ग्राउंड लेवल से ऊपर, ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से ऊपर हमने ये जो सब सुपर स्ट्रक्चर जो बना रखा है, ग्राउंड लेवल से ऊपर स्ट्रक्चर का जो पार्ट होता है उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस सुपर स्ट्रक्चर के लोड को, ये जो सुपर स्ट्रक्चर की वजह से जो लोड आएगा, उस लोड को ये ट्रांसफर करता है कहां पे, किस, उस लोड को ये ट्रांसफर करने में हेल्प करता है इनटू द सॉइल। सो फाउंडेशन विल हेल्प अस टू ट्रांसफर द लोड ऑफ दिस सुपर स्ट्रक्चर टू द सॉइल। ठीक, सुपर स्ट्रक्चर के लोड को सॉइल में ट्रांसफर करने में हेल्प करेगी फाउंडेशन। ठीक, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर फाउंडेशन। नाउ किसी भी जगह पे देखो, फाउंडेशन जो है हमारे बेसिकली दो तरह की फाउंडेशन हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, दो टाइप की फाउंडेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक क्या होगा हमारे पास, शैलो फाउंडेशन होगा, एंड एक क्या होगा हमारे पास, डीप फाउंडेशन होगा। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें 11th चैप्टर जो आप पढ़ेंगे वो क्या होगा, शैलो फाउंडेशन, एंड जो 12th चैप्टर होगा हमारे पास, डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। ठीक, डीप फाउंडेशन में हमें जनरली जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है पाइल फाउंडेशन के बारे में। ठीक, देखो क्या होगा, किसी जगह पे शैलो फाउंडेशन देनी है, पाइल फाउंडेशन देनी है, ठीक है, वो डिपेंड करता है उस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर। अगर मान लो आपको एक कम डेप्थ पर ही कोई एक अच्छा हार्ड बियरिंग स्ट्रेटा मिल जाए जो कि एक अच्छी खासी जिसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी हो, तो वहां पे शैलो फाउंडेशन में भी काम चल जाता है। लेकिन अगर मान लो कोई किसी लोकेशन पे अगर हमें कम डेप्थ पर एक अच्छी लोड कैरिंग कैपेसिटी वाली सॉइल नहीं मिल पा रही है, तो हमें वहां पे डीप फाउंडेशन के लिए भी जाना पड़ता है। या फिर अगर मान लो कि सुपर स्ट्रक्चर की वजह से आने वाला लोड बहुत ज्यादा हैवी है कि शैलो फाउंडेशन वो उस हैवी लोड को बियर नहीं कर पाएगा, इन दैट केस ऑल्सो हमें डीप फाउंडेशन के लिए जाना पड़ता है। ठीक, सो किसी जगह पे शैलो फाउंडेशन प्रोवाइड करनी है, डीप फाउंडेशन प्रोवाइड करनी है, वो डिपेंड करता है सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर। साथ ही साथ वो डिपेंड करता है किस पे, कि सुपर स्ट्रक्चर की वजह से कितना लोड उस सॉइल में ट्रांसफर होने वाला है। ठीक, सो यहाँ पे क्या होता है, शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास थ्योरीज होती हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, सो इसमें जैसे डीप फाउंडेशन में भी हमें क्या यहाँ पे भी हम पता करेंगे कि भाई डीप फाउंडेशन के ऊपर कितना हम लोड अप्लाई करवा सकते हैं, व्हाट इज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, दोनों चीजों में हमें डिस्कस करना है, शैलो एंड डीप फाउंडेशन टॉपिक्स दोनों में ही हमें डिस्कस करना है कि बियरिंग कैपेसिटी क्या रहेगी सॉइल की। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी है इन्हें पता करने के लिए, वो सब थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होंगे आपके पास जिसकी हेल्प से भी आप बियरिंग कैपेसिटी पता कर सकते हो। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ये हमने यहाँ पे इसके बारे में एक जो ओवरव्यू होना है कि भाई क्या इसकी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंस है, क्या इसके बारे में प्रैक्टिकली क्यों इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, क्या कंटेंट रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं। ठीक है, एक अच्छा खासा लंबा सिलेबस इसका चलने वाला है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है काफी ज्यादा। नाउ सो इसके बारे में अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनमें डिस्कशन करना शुरू करेंगे, डिटेलिंग में इनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक्स यहाँ पे ओवरव्यू लिया है इनके बारे में। ठीक, सो दिस वाज द ओवरव्यू एंड आई एश्योर यू कि बाय द एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट। आपको बहुत सारी चीजें इसमें पता लग जाएंगी। ठीक है, बहुत आई थिंक कि ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर गेट एग्जाम्स या फिर आप कहीं से भी यू विल बी एबल टू सॉल्व आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। ठीक, सो अपना कंटिन्यू करेंगे, जो चीजें हैं यहाँ पे उसको डिटेलिंग में डिस्कस करना शुरू करेंगे बाय द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू।